हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम DPP 5 के क्वेश्चन 16 से 30 तक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज़ द पोर्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो इस लाइन का सबसे पहले इंटरसेप्ट एक्सेस के बीच में जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसके एक्सट्रीमिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ इंटरसेप्ट के लिए एक पॉइंट पे x को 0 रखना होगा, एक पॉइंट पे y को 0 रखना होगा। x इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, तो y आ जाएगा 2√3 और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 2। यानी कि एक पॉइंट है 2,0, दूसरा पॉइंट है 0,2√3। और ये जो पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर के डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज़ हैं। तो मान लिया स्क्वायर ABCD है, A, B, C एंड D, और पॉइंट B हो गया है मान लीजिए 2,0 और इसके अपोजिट पॉइंट D हो गया है 0,2√3। हमें पॉइंट A और C निकालना है। डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट M हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट M कैलकुलेट करते हैं। M इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 1, y1 प्लस y2/2 √3। तो M पॉइंट आ गया 1,√3। स्लोप ऑफ BD, ठीक है, BD का स्लोप आ जाएगा 2√3 - 0 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 माइनस √3। देयरफॉर स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि M1 M2 -1 होगा। तो अब हमें मिड पॉइंट M भी पता है और हमें स्लोप ऑफ AC भी पता है। तो बस पैरामेट्रिक फॉर्म लगा देते हैं। पॉइंट A और पॉइंट C इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालना है, B से D तक का डिस्टेंस निकालते हैं। B से D का डिस्टेंस ये आ जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2√3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 4 + 12 यानी कि 4। तो B से D का डिस्टेंस 4 है, यानी कि AC विल ऑल्सो भी इक्वल टू 4। उसका हाफ हो जाएगा 2। तो A और C पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करके लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्मूले से, x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। थीटा की जगह 30 क्यों रखा? क्योंकि AC का स्लोप 1/√3 आया था। 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी कि AC का इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे है। तो A और C पॉइंट आ गया 1 ± √3, √3 ± 1। तो एक पॉइंट हो गया 1 + √3, √3 + 1, B ऑप्शन। दूसरा पॉइंट हो गया 1 - √3, √3 - 1, यानी कि C ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग 3, -1 एज ए वर्टेक्स एंड दीज टू लाइन्स एज एंगल बाइसेक्टर एंड एज मीडियन रिस्पेक्टिवली। तो 3, -1 ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है। मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, 3, -1 एक वर्टेक्स है, और इस ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है और एक मीडियन दे रखा है। तो 3, -1 को अगर हम सेटिस्फाई करा के देखें तो ये ना तो एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है और ना ही मीडियन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कि किसी दूसरे वर्टेक्स B से पास होने वाले एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन दे रखा है, x - 4y + 10 = 0, और C से पास होने वाले मीडियन का इक्वेशन दे रखा है 6x + 10y = 59। और हमें निकालना है ट्रायंगल के साइड्स का इक्वेशन। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी, मान लीजिए B एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है,
तो अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन लें तो उसका जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा ए डैश, वो सामने वाली साइड बी सी पे डेफिनेटली लाई करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन तो पता ही है और हमें ए पॉइंट भी पता है। तो अगर इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट ए का रिफ्लेक्शन ले लें तो हमें बी सी लाइन पे एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज निकालते हैं पॉइंट ए का। मिरर इमेज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया माइनस टू टाइम्स 17 बाई 17 यानी कि माइनस टू। तो x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू वन, वाई प्लस वन इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 7 यानी कि पॉइंट ए का मिरर इमेज ए डैश आ गया 1,7। तो हमें बी सी साइड पे एक पॉइंट मिल गया ए डैश। अगर बी सी साइड पे एक पॉइंट और मिल जाता है तो हम बी सी साइड का इक्वेशन लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं और पॉइंट बी इस मीडियन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर पॉइंट बी एज्यूम करें तो मान लिया पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 10। तो पॉइंट बी हो गया 4 अल्फ़ा माइनस 10 कॉमा अल्फ़ा। अब पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और ये हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स देगा। तो यूजिंग पॉइंट ए एंड बी, मिड पॉइंट डी विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आ गया 4 अल्फ़ा माइनस 7 बाई 2 कॉमा अल्फ़ा माइनस 1 बाई 2। अब पॉइंट डी एंगल बाइसेक्टर पॉइंट डी जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है जिसका इक्वेशन है 6x प्लस 10y इक्वल टू 59। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स को इस मीडियन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे और वहाँ से हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू मिलने से पॉइंट बी मिल जाएगा और पॉइंट बी आ गया तो फिर हम ए बी का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बी सी का इक्वेशन भी लिख सकते हैं और सी पॉइंट अगर सी पॉइंट निकल जाता है तो फिर ए सी का इक्वेशन आएगा। तो सी पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो सी पॉइंट निकालने के लिए बी सी का इक्वेशन मिल चुका है और बी सी की इक्वेशन को अगर हम इस मीडियन की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर दें तो हमें पॉइंट सी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तीनों साइड्स के इक्वेशन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। C1 and C2 are two circles of radii A and B touching both the coordinate axes and having their centers in the first quadrant. Then which of the following is true? तो यहाँ पे C1 और C2 दोनों सर्कल्स दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं और दोनों का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। A का वैल्यू B से छोटा है यानी कि फर्स्ट सर्किल का रेडियस कम है, सेकेंड सर्किल का रेडियस ज़्यादा है। तो अगर कोई भी सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका सेंटर है तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, r अगर उसका रेडियस r के इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट से फर्स्ट सर्किल जिसका कि रेडियस a है उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सिमिलरली C2 सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब ऑप्शंस पे आते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या लिखा है, C1 इफ़ C1 एंड C2 टच ईच अदर देन B अपॉन में A विल बी इक्वल टू। तो अगर C1 और C2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर देते हैं। C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। और डायग्राम उस केस में कुछ ऐसा दिखाई देगा। C1 सर्किल जिसका रेडियस कम है और C2 सर्किल जिसका रेडियस ज़्यादा है, और C1 और C2 एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को भी टच कर रहे हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 ये अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सर्किल का सेंटर है A, सेकेंड सर्किल का सेंटर है B, B। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स आ गया अंडर रूट A माइनस बी का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ रेडियस A प्लस B। A स्क्वायर 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स B स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AB इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 6AB इक्वल टू 0। यहाँ से हम B बाई A में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। इक्वेशन को A स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस B बाई A स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स B बाई A इक्वल टू 0। B बाई A का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स B बाई A प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया B बाई A में क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का आंसर आ जाएगा B बाई A इक्वल्स टू माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। तो माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 32 यानी कि 4√2 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। नेगेटिव साइन लेंगे तो 3 माइनस 2√2 आ जाएगा, और 3 माइनस 2√2 का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, जबकि B अपॉन में A रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है B इज़ ग्रेटर देन A, यानी कि B बाई A का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2√2। तो ऑप्शन A इज़ करेक्ट। सिमिलरली आगे के ऑप्शंस में हमें बस ऑप्शंस को चेक करना है, तो B ऑप्शन भी चेक कर लेंगे मेरे ख्याल से सभी लोग। इसमें ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी है। C ऑप्शन में क्या दे रखा है, इफ़ C1 एंड C2 इंटरसेक्ट इन सच ए वे दैट कॉमन कॉर्ड हैज़ मैक्सिमम लेंथ। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम तब होगी जब कॉमन कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम तब होगी जब कॉमन कॉर्ड पे स्मॉलर सर्किल का सेंटर लाई कर जाए। उस केस में कॉमन कॉर्ड की लेंथ स्मॉलर सर्किल के डायमीटर के बराबर हो जाएगी। तो इससे हम लोग C ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। और D ऑप्शन क्या है, इफ़ C2 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ C1 देन, तो C2 को हम C1 के सेंटर से पास करा देंगे, वहाँ से एक और कंडीशन आ जाएगी। तो इसके बाद बस ऑप्शन को चेक करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे गिवन है एक फंक्शन इफ़ G डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0 यानी कि होल नंबर्स। फिर फंक्शन है gx इक्वल टू n वेयर x रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द टू फिक्स पॉइंट्स P एंड Q and a variable point r such that angle PRQ equals to pi by 2 and n represents number of such triangles। तो पॉइंट P है 5,0 और पॉइंट Q है 8,4। ये दोनों फिक्स पॉइंट्स है और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और उस ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स R है वो एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये एंगल PRQ ऑलवेज पाई बाई 2 बन रहा है। तो अगर PQ को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करें तो R पॉइंट का लोकस ये सर्किल हो जाएगा, क्योंकि R पॉइंट को कहीं पे भी लेंगे। अब एंगल PRQ हमें 90 डिग्री मिलेगा, तो R पॉइंट का लोकस हो गया सर्किल जिसका डायमीटर PQ है।
अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें देखना है कि एरिया किसके बराबर है। यहाँ पे एरिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान से सोचेंगे, अगर पॉइंट आर वेरिएबल है तो इस ट्रायंगल का बेस तो फिक्स है, लेकिन इस ट्रायंगल का हाइट वेरिएबल है, और अगर हाइट वेरिएबल है तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया भी वेरी करेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया मिनिमम तो ज़ीरो हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होगा, मिनिमम ज़ीरो हो सकता है। और इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम तभी होगा जब पॉइंट आर पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर जाए, और उस केस में ट्रायंगल का हाइट इस सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस लेंथ निकालते हैं, पी से क्यू का डिस्टेंस 5 - 8 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, या गया अंडर रूट में 9 प्लस 16 यानी कि 5। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, तो आ गया 25/4। तो इसका मतलब कि एरिया का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 25/4 है, और मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं बोल सकते क्योंकि तब तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो x का रेंज हो गया 0 से 25/4। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू एन में x क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और n है नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स। अब ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन में लिखा है g ऑफ 5 इक्वल टू 4। तो g ऑफ 5 इक्वल टू 4 का मीनिंग है कि 5 एरिया वाले 4 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के एरिया का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमने निकाल लिया है, और वो कितना है 25/4 यानी कि 6.25। तो इसका मतलब कि 5 एरिया पॉसिबल है। अब 5 एरिया कितने ट्रायंगल्स के मिल पाएगा, तो अगर हम डायग्राम से सोचें तो ये ट्रायंगल का बेस पी क्यू जो अपनी जगह फिक्स है, तो एक सर्टेन हाइट पे हमें इस ट्रायंगल का एरिया 5 मिल जाएगा। फिर अगर हम इसके अबाउट इस ट्रायंगल का मिरर इमेज ले लें, तो इस ट्रायंगल का जो मिरर इमेज वाला ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है। तो यानी कि ऊपर की तरफ 5 एरिया वाले 2 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, और सिमिलरली नीचे की तरफ भी 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, यानी कि 5 एरिया वाले टोटल हमें 4 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द लाइन y इक्वल टू एक्स इज टेंजेंट एट 0,0 टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 1, देन सेंटर ऑफ सर्किल मे बी। तो y इक्वल टू एक्स लाइन जो है, y इक्वल टू एक्स इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 1। तो ऐसा कुछ सर्किल दिख सकता है, या इसके अपोजिट साइड में भी हो सकता है। तो अगर हम इस सर्किल का रेडियस तो 1 दे रखा है, अगर हम इस सर्किल का सेंटर निकाल लें तो सर्किल का सेंटर ही पूछा गया है। तो सर्किल के सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले इस लाइन का स्लोप आ जाएगा tan 135 यानी कि -1। तो इस लाइन का स्लोप है -1। इनिशियल पॉइंट हमारा होगा 0,0, और यहाँ से हमें -1 स्लोप पे चलना है, और 1 डिस्टेंस के बाद जो पॉइंट आएगा वो हमें सर्किल के सेंटर का आंसर दे देगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। और अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस वजह से प्लस और माइनस। तो सर्किल के सेंटर का आंसर आ गया ± cos 135, ± sin 135, यानी कि ± 1/√2, -+1/√2। तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे एक सर्किल का इक्वेशन लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस सर्किल का सेंटर आ गया 2,2 और रेडियस आ गया 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो हमें यहाँ पे कुछ x और y के एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है और x और y इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस सर्किल पे लाई करने वाला एक पॉइंट है। तो इस सर्किल पे लाई करने वाला एक जनरल पॉइंट हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म में जनरल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू y1 यानी कि 2 प्लस r sin थीटा। तो ये आ गया इस सर्किल पे लाई करने वाला जनरल पॉइंट। अब ऑप्शन ए में पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई कितना होगा। तो x प्लस वाई हम निकाल चुके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 प्लस साइन थीटा। तो आ जाएगा 4 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है √2। तो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 4 प्लस √2। और ऑप्शन नंबर ए में भी ये लिखा है 4 प्लस √2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द स्लोप ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल ABC इज -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस B and C are -1,3 and 3,5 respectively. If the area of triangle is 5, then the distance of vertex A from the origin. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC की बात की जा रही है और A से पास होने वाले मीडियन का स्लोप हमें गिवन है। स्लोप ऑफ मीडियन स्लोप इज इक्वल टू -2। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1,3 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,5। तो B और C के मिड पॉइंट से हम D निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 1, y1 प्लस y2 बाई 2 4। तो D पॉइंट आ गया 1,4। तो A से पास होने वाले मीडियन AD का इक्वेशन लिख सकते हैं। मीडियन तो पॉइंट है 1,4 और स्लोप है -2। पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यह आ गया मीडियन का इक्वेशन। अब हमें और क्या इन्फॉर्मेशन पता है। हमें पता है इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 5, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है। तो हमें निकालना है ए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। मीडियन की इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 4 इक्वल टू -2x प्लस 2, y इक्वल्स टू -2x प्लस 6। तो मीडियन की इक्वेशन से हम ए पॉइंट एज्यूम करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा -2 अल्फ़ा प्लस 6। तो पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट्स हमें पता है और नंबर ऑफ अननोन केवल एक है और हमें ट्रायंगल का एरिया पता है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल टू 5 गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू +-5। मॉड रिमूव करेंगे तो +-5 आ जाएगा और यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और अल्फ़ा आ जाएगा यानी कि पॉइंट ए आ जाएगा और फिर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ए पॉइंट गिवन है 1,2, बी पॉइंट 7,10 आर टू फिक्स पॉइंट्स। इफ पॉइंट x, y इज ए पॉइंट सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज मैक्सिमम, देन। तो यहाँ पे A और B पॉइंट्स फिक्स है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट है 7,10। फिर आगे दे रखा है एंगल APB कांस्टेंट है 60 डिग्री के बराबर। तो हमने AB को
एक सर्किल का कॉर्ड मानकर एक सर्किल ड्रॉ किया है और यहाँ पे ये मान लिया है कि इस सर्किल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे ए बी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल बनेगा एक साइड में। तो यानी कि पॉइंट पी का लोकस ये पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा एक साइड का। तो ये हो गया पॉइंट पी का लोकस। फिर आगे बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज़ मैक्सिमम। तो ट्राइंगल ए पी बी का एरिया मैक्सिमम है और पी का लोकस ये आर्क ऑफ सर्किल है। तो ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब हाइट मैक्सिमम हो, क्योंकि इस केस में भी बेस जो है ए बी वो कांस्टेंट है क्योंकि ए और बी पॉइंट फिक्स है। तो हाइट ट्राइंगल का मैक्सिमम तभी हो सकता है जब पॉइंट पी किस पे लाई करे, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। जब पॉइंट पी ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा उस केस में हाइट मैक्सिमम हो जाएगा और उस केस में ट्रायंगल का एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट पी जो है वो डेफिनेटली किस पे लाई करेगा, ए बी के एंगल बाइसेक्टर पे। पॉइंट ए बी, सबसे पहले ए और बी पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 8/6 यानी कि 4/3। तो स्लोप ऑफ एंगल स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ये हो जाएगा -3/4। तो अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे। ए और बी के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, 4, y1 प्लस y2/2, 6, 4,6। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, 4y माइनस 24 इक्वल टू -3x प्लस 12, 3x प्लस 4y equals to 36. तो पॉइंट P will lie on the line 3x plus 4y equal to 36 और यही बात ऑप्शन ए में लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर बी पॉइंट पे आते हैं। बी ऑप्शन पे पॉइंट P is on the circle passing through given points and having radius 10। तो हमने ये तो निकाल ही लिया है कि पॉइंट P एक सर्किल पे लाई करेगा जो ए और बी से पास कर रहा होगा। अब अगर उसका रेडियस भी 10 आ जाए तो यानी कि उस केस में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस सर्किल का रेडियस निकालते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है तो सर्किल के सेंटर पे ए बी 120 डिग्री एंगल बनाएगा। सेंटर पे डबल एंगल बनता है, उसका हाफ ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। ए बी √7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 यानी कि 10। तो ए बी डिस्टेंस आ गया 10। अगर उसका हाफ करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 और रेडियस आर हमें निकालना है। 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में सोचें तो 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस आर है। तो साइन लगाते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस √3/2, यहाँ से आर आ गया 10/√3। तो 10/√3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो गलत है बट ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर डी ऑप्शन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो रेडियस आ गया, यहाँ से हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Z1, Z2, Z3 are three non-collinear complex numbers such that Z equal to this and this point lies inside the triangle formed by Z1, Z2 and Z3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे
एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3 और एक पॉइंट Z है सच दैट Z इक्वल टू L Z1 प्लस M Z2 प्लस N Z3 अपॉन में L प्लस M प्लस N। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें और Z2 और Z3 में सेक्शन फॉर्मूला सोचें, तो Z2 और Z3 में सेक्शन फॉर्मूला ये वाला टर्म जनरेट करने के पर्पज़ से अगर हम रेशियो यूज़ करें, M मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 में तो M इस तरफ होगा और N मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 में M इस तरफ होगा। सो सेक्शन फॉर्मूले से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा M Z2 प्लस N Z3 अपॉन में M प्लस N। इसको मान लेते हैं Z4, तो ये पॉइंट आ गया Z4। अब Z1 और Z4 को ज्वाइन करते हैं और अब वो रेशियो सोचते हैं जिससे कि हमें पॉइंट Z यहाँ से मिल जाए। तो Z1 में ध्यान से देखिए, Z1 में मल्टीप्लाई हो रहा है L, तो इस तरफ का रेशियो रहेगा L और दूसरी तरफ का रेशियो होना चाहिए M प्लस N। तो अगर सेक्शन फॉर्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे Z1 और Z4 की हेल्प से, तो Z आ जाएगा L इंटू Z1 प्लस M प्लस N इंटू Z4 अपॉन में L प्लस M प्लस N। और Z4 का वैल्यू रखेंगे तो हमें Z पॉइंट एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि Z पॉइंट Z1 और Z4 को M प्लस N/L रेशियो में डिवाइड कर रहा है और Z4 कौन सा पॉइंट है? Z4 वो पॉइंट है जो Z2 और Z3 को M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से पॉइंट Z फॉर्म हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में ये रखा है कि ये जो पॉइंट Z है ये पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड में लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड में सिर्फ तभी लाई कर सकता है, पहला केस या तो L M N तीनों पॉजिटिव हो। तो अगर L M N तीनों पॉजिटिव होंगे तो फिर यहाँ पे Z4 भी Z2 और Z3 के इंटरनली लाई करेगा, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीज़न, और Z भी Z1 Z4 को इंटरनली डिवाइड करेगा। उस केस में Z पॉइंट जो आएगा वो ट्रायंगल के इनसाइड आएगा। और अगर L M N तीनों का साइन चेंज कर दिया जाए, तो ध्यान से देखिए, अगर तीनों पॉजिटिव है तब तो Z पॉइंट डेफिनेटली ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। लेकिन अगर L M और N तीनों का साइन चेंज कर दिया जाए तो न्यूमरेटर का साइन चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद भी Z का आंसर सेम आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर L M N तीनों नेगेटिव होंगे तब भी Z पॉइंट ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो अगर पॉइंट Z ट्रायंगल के अंदर है तो इसके लिए कंडीशन क्या है? L M N या तो तीनों पॉजिटिव हो जाएं या तीनों नेगेटिव हो जाएं। अब आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन x³ प्लस 3x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, इसके रूट्स है L M N। तो हमें p और q का साइन चेक करके बताना है कैसा साइन होगा। तो पहला केस, अगर L M N ये तीनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आएगा, वो तो पहले से ही। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? -3। तो L प्लस M प्लस N इक्वल टू -3, यानी कि तीनों रूट्स तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कि फर्स्ट केस L M N ऑल आर पॉजिटिव इज़ नॉट पॉसिबल। अब दूसरे केस पे आते हैं, L M N ऑल आर नेगेटिव। तो इस केस में L प्लस M प्लस N इक्वल टू -3, सम ऑफ रूट्स का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम लिखते हैं, L M प्लस M N प्लस N L इक्वल टू P/1। अगर तीनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी कि P का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स लिखते हैं, L इंटू M इंटू N इक्वल्स टू -Q/1।
लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है, माइनस क्यू इज़ नेगेटिव, इट मीन्स क्यू इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। तो हमारा कंक्लूजन है कि पी भी पॉजिटिव है और क्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इक्वेशन ऑफ इन सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर गिवन इज। तो सबसे पहले ट्रायंगल इक्विलेटरल अगर है तो इस ट्रायंगल के साइड और इस ट्रायंगल के इन सर्किल के रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स 2a हैं, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। ये आ गया इस ट्रायंगल का इन सर्किल। तो अगर हम यहाँ से रेडियस ऑफ इन सर्किल को r मान लें, ये एंगल हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर r है और बेस a है, तो tan अप्लाई करते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू r बाई a। तो यहाँ से रेडियस आ गया a बाई √3। तो अगर हमें किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2a बाई 2√3, और 2a यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो हमें सर्किल का रेडियस, इन सर्किल का रेडियस मिल जाएगा। इस केस में ट्रायंगल का साइड BC डिस्टेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 2 है, यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2√3, यानी कि 1/√3। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल आ चुका है। अगर हम डायग्राम प्लॉट करें तो B 2,0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, C 4,0 ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस ट्रायंगल के इन सर्किल का जो सेंटर होगा, इन सेंटर, उस इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट B और C के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी कि 3, और y कोऑर्डिनेट रेडियस हम निकाल चुके हैं 1/√3, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा +-1/√3, क्योंकि ट्रायंगल नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो ट्रायंगल के इन सर्किल के सेंटर का आंसर आ चुका है 3 + -1/√3, और रेडियस भी आ चुका है। सेंटर और रेडियस से हम इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द सर्किल this at point 1,2 and having radius √5/2 is। तो सबसे पहले इस गिवन सर्किल के 1,2 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट 1,2 ये आ जाएगा, फॉर्मूले t = 0 अप्लाई करने से x x1 प्लस y y1 माइनस 15 टाइम्स x प्लस x1/2 प्लस 5 टाइम्स y प्लस y1/2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ गया सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट 1,2। तो अब हमें एक ऐसा सर्किल का इक्वेशन चाहिए जो इसी लाइन को 1,2 पॉइंट पे टच कर रहा हो। तो 1,2 पॉइंट पे टच करने वाले किसी दूसरे सर्किल का इक्वेशन हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स। तो फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द स्ट्रेट लाइन 13x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1,2 इज गिवन बाई x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट सर्किल एट 1,2 S।
प्लस लैम्डा एल, एल की जगह 13x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 फॉर्मूले से 1,2 पॉइंट पे टच करने वाले किसी जनरल सर्किल का इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हमें इस सर्किल का रेडियस भी पता है √5/2, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे जो कि लैम्डा के टर्म्स में आएगा इनिशियली, उसको √5/2 से इक्वेट करके लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे और लैम्डा की वैल्यू को वापस पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज टच्ड बाय द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x हैज़ इट्स सेंटर ऑन द x एक्सिस and cuts off a chord of length 2 units along the line this। तो सबसे पहले जो सर्किल है वो y इक्वल टू x लाइन को टच कर रहा है और एक और स्ट्रेट लाइन गिवन है जिस पे वो 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले इस सर्किल का सेंटर a,0 मान लेते हैं और रेडियस r मान लेते हैं। सेंटर a,0 रेडियस r। तो सबसे पहले इस सर्किल में सेंटर a,0 का y इक्वल टू x से डिस्टेंस रेडियस r के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a,0 फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू x, ax1 a इंटू 1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। तो r यहाँ से आ गया a/√2। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखा था क्वेश्चन में, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हमें मॉड लगाना पड़ेगा। r इज इक्वल टू मॉड ऑफ a/√2। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब दूसरा रिलेशन हमें एक और पता है कि ये जो सर्किल है जिसका सेंटर a,0 और रेडियस r है, ये सर्किल √3y माइनस x इक्वल टू 0 लाइन पे 2 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो यहाँ से अगर सर्किल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 के इक्वल, रेडियस r के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करें तो ये डिस्टेंस हो जाना चाहिए √ में r² माइनस 1 के बराबर, यानी कि a,0 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस √r² माइनस 1 के बराबर होगा। तो √r² माइनस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a,0 फ्रॉम दिस लाइन -1 इंटू a प्लस 0 अपॉन में √a² प्लस b²। तो √ में r² माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a/2। तो ये आ गया दूसरा इक्वेशन। r और a में एक रिलेशन पहले भी मिल चुका है और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमें r और a दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। लेट C be a circle with 2 diameters intersecting at angle 30 डिग्री। तो एक सर्किल गिवन है जिसके 2 डायमीटर्स हैं और एंगल बिटवीन द डायमीटर्स कितना है 30 डिग्री। फिर आगे लिखा है ए सर्किल S हैविंग रेडियस यूनिटी टचेस बोथ द डायमीटर्स एंड ऑल्सो द सर्किल C। तो इस सर्किल का अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें सर्किल S का, तो ये सर्किल C को भी टच कर रहा है और दोनों डायमीटर्स को भी टच कर रहा है। तो मे बी इस तरह का कुछ डायग्राम बन सकता है S सर्किल का।
अगर एस सर्किल सी को इंटरनली टच कर रहा है और अगर एस सी को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो एस सर्किल का डायग्राम बाहर की तरफ भी टच करते हुए बन सकता है। तो हमें बताना है रेडियस ऑफ सर्किल सी क्या होगा और एस सर्किल का रेडियस हमें दे रखा है फिक्स 1 यूनिट। तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन सर्किल एस एंड सी टच इंटरनली। तो सर्किल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। एस का रेडियस 1 यूनिट है। तो यहाँ से अगर हम साइन 15 का वैल्यू लिखें, साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस है C1 C2। तो 1 अपॉन में C1 C2। जब सर्किल इंटरनली टच करेंगे तो C1 C2 हो जाएगा R1 माइनस R2 यानी कि R माइनस 1। और जब सर्किल्स एक्सटर्नली टच करेंगे तो वो केस भी यहीं पे कवर हो जाएगा। उस केस में C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होगा और 1 अपॉन में साइन 15 हो गया √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। तो R माइनस और प्लस 1 इज इक्वल टू √3 और सॉरी साइन 15 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। तो R माइनस 1 अपॉन में R माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन में √3 माइनस 1। तो यहाँ से R के 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे और R के दोनों वैल्यूज से हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। इफ़ फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल दिस सो दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इन द रेशियो 1:2। तो सबसे पहले इस सर्किल के जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a या r रेडियस 2 √1 प्लस m स्क्वायर, प्लस और माइनस भी हो सकता है। तो ये आ गया है सर्किल के जनरल टेंजेंट का इक्वेशन। अब हमें उन टेंजेंट्स की बात करनी है जो अल्फ़ा कॉमा बीटा पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इसमें अल्फ़ा कॉमा बीटा पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं। बीटा इज इक्वल टू m अल्फ़ा प्लस माइनस 2√1 प्लस m स्क्वायर। बीटा माइनस m अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2√1 प्लस m स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। बीटा माइनस m अल्फ़ा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायरिंग करने के बाद बीटा माइनस m अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे m1 और m2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेंजेंट्स के स्लोप हैं वो 1:2 रेशियो में है। तो m1 को अगर m मान ले तो दूसरा स्लोप m2 हो जाएगा 2m। तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट से m को एलिमिनेट करें तो अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा और अल्फ़ा और बीटा में उस रिलेशन से फिर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा m इक्वल्स टू 4 प्लस 4m स्क्वायर। तो m स्क्वायर के साथ आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा m प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। रूट्स आर m एंड 2m। सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स तो 3m इज इक्वल टू माइनस b बाई ए 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2m स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए बीटा स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है,
दोनों रिलेशन से m को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर 2m स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4। एक अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 का टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। 8 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे ये 3 का फैक्टर छूट गया, 3 भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो 9 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 नीचे आ जाएगा। तो आ गया अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे fx भी एक क्वाड्रेटिक दे रखा है और फिर लिखा है ऑप्शन ए में f(x) इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ए ऑप्शन तभी करेक्ट होगा जब fx वाले क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होगा। तो fx वाले क्वाड्रेटिक का अगर हम लोग d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4। तो 144 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया और d पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि fx का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन पे आते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर इज़ ए हाइपरबोला। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पॉइंट का लोकस चाहिए, पॉइंट को h कॉमा के मानते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पे h, बीटा स्क्वायर की जगह पे k, या डायरेक्ट x और y भी रख सकते हैं। तो आ जाएगा 8xy अपॉन में 9 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस 4। तो ये जो इक्वेशन आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से ऑब्वियस से दिख रहा है कि ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो बी ऑप्शन में लिखा है लोकस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर इज़ ए हाइपरबोला, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 1। तो अल्फ़ा की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा एक पैरामीटर है जो सिर्फ इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा पे बस जो भी कंडीशन आएगा वो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर निकालते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा 4 प्लस 8 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में 9 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4। बीटा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 8 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 9 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 9 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 36 माइनस 8 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 36 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 36। अब ये आ गया बीटा स्क्वायर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा और बीटा कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो बीटा स्क्वायर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बीटा स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से अल्फ़ा का रेंज आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 36 मस्ट बी पॉजिटिव। इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल से, -6 -2 +2 +6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अल्फ़ा का अलाउड इंटरवल आ जाएगा -∞ से -6 यूनियन -2 से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो आ गया अल्फ़ा का अलाउड इंटरवल। फिर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो इस इंटरवल में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 मिल जाएगा।
और ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ 1, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर डी ऑप्शन में पूछा है इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये तो हाइपरबोला मिल चुका था और इसकी इसेंट्रिसिटी हम लोग निकाल के चेक कर लेंगे कि √2 आ रहा है या नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू ओरिजिन सच दैट ओरिजिन डिवाइड्स इट इन द रेशियो 4:1। तो हमें सबसे पहले उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मान लेते हैं कॉर्ड का इक्वेशन है y = mx, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। तो इस लाइन को अगर हम इस सर्किल की इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, x² + 1y की जगह mx -3x -4y -4 = 0, 1 + m² x² -3 + 4m x -4 = 0। और इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे x1 और x2। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक सर्किल है और ओरिजिन से पास होने वाला एक कॉर्ड इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ओरिजिन जो है वो इस कॉर्ड को 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले से अगर ये पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, 4x1 + 1x2 अपॉन में 4 + 1 = 0, तो x2 आ गया -4x1, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड रूट x2 है वो -4 टाइम्स फर्स्ट रूट के बराबर होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए x1 एंड -4x1। सम ऑफ रूट्स की कंडीशन लगाते हैं, -3x1 = -b/a, 3 + 4m अपॉन में 1 + m², और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन लगाते हैं, -4x1² = -4 अपॉन में 1 + m²। ठीक है, यहाँ से x1 को एलिमिनेट करेंगे और m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करके हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं, और m का वैल्यू आ जाएगा तो फिर हमें कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बस हमें स्लोप निकालना है और ऑप्शन चेक करना है।